हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल शायरी लाए हैं, सुनिएगा। कुछ पाने के लिए इंतजार करना होगा, कुछ पाने के लिए इंतजार करना होगा, हार मिले या जीत बस लक्ष्य के लिए मरना होगा। हार मिले या जीत लक्ष्य के लिए मरना होगा। वक्त कब बीत जाएगा कोशिश करते करते, मंजिलों की राहों से लगातार लड़ना होगा। देखिए, वक्त बीतता ही जाता है। एक खुशी की बात हुई है कि अपना चैनल तो मोनेटाइज तो हो ही गया है, अभी नहीं हुआ है लेकिन 14 तारीख तक हो जाएंगे, क्योंकि जो उसका यूट्यूब 14 तारीख यानी कि अभी जो मतलब यूट्यूब में होता है ना YT स्टूडियो, उसमें 5 दिन लेट दिखाता है। ऐसे 14 तारीख जो डेट हुआ ना, उस तारीख तक हम लोग उसकी कैटेगरी को पार कर गए थे, लेकिन हमारे अभी एनालिसिस में जुटा नहीं है। जब जुट जाएगा ना तब पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे मोनिटाइज होने के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं कि हम 4000 हमारा वॉच टाइम होना चाहिए। हम लोग हो गए हैं 4049, यानी कि उसकी कैटेगरी को पार कर गए हैं। तो लगभग आशा है कि 2-3 दिन में हम लोग हो ही जाएंगे। चलिए, ये तो खुशी की बात थी ही, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ है कि एक बच्चे ने मेडिकल में कल नीट का एग्ज़ाम निकला है और बच्चे काफ़ी परिश्रम किए थे, तो परीक्षा में सफल हो गया था और उसका नाम अब मेडिकल कॉलेज में आएगा। 16,000 कुछ रैंक उसको मिला है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे एक पहचान के लोग मेडिकल में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी कोशिश करिए। हमने उनसे, उनके पिताजी से बात किया तो बताया कि भाई कब कब वो सोता था ना, पता ही नहीं चलता था, दिन रात मेहनत करता था, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ है कि जब वो रात में पढ़ने के लिए बैठता था ना, तो उनके पिताजी कहते थे कि देर हो गई अब सो जाओ, तो कहते आप सो जाइए, हम सो जाएंगे कभी। और फिर कब सोता था कोई पता ही नहीं चलता था। ऐसे तो पढ़ाई का एक था, क्या था, जुनून था उसके पास, और जुनून का फायदा उसको हुआ कि वो सफल हुआ। चलिए, जो भी है, आप लोग भी कोशिश करिए, सफल होइए। चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं एक नई क्लास के साथ, जिनका नाम है परमाणु संरचना। कल हम इसका एक वीडियो दिए थे, याद होगा आप लोगों को। इसका पार्ट नंबर 1 था और आज पार्ट चलेगा 2 चलेगा ना जी, यानी पार्ट आप 2 देख रहे हैं। नाम क्या भाई? तो परमाणु संरचना, यानी परमाणु के बारे में हम लोग रूबरू हुए थे, परमाणु से जान पहचान हमारी हुई थी। तो हमें पता चला था कि जॉन डाल्टन साहब ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। ये बात सबसे पहले किसने बताया? जॉन डाल्टन। देखो लाइन है। तो आने वाले वैज्ञानिकों ने कहा ऐसी बातें नहीं है, परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है और वो क्या होते हैं, परमाणु विभाज्य होते हैं। और उन्होंने सबसे पहले जे टॉमसन साहब ने क्या किया, उन्होंने परमाणु को तोड़ने का काम किया है। परमाणु को तोड़, लाइन आ गया क्या? कूलर को घुमा दो इधर, चला दो। हाँ, आप वहीं पे बैठ जाइए, ठीक है, वहीं पे बैठ जाइए। जैसे ही वो क्या होता है ना, लाइन कटेगा फट से बंद करिएगा उसको। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि वो परमाणु के बारे में जे टॉमसन साहब ने बताया कि परमाणु क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं। और सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आए जिनका नाम था गोल्डस्टीन साहब। तो गोल्डस्टीन साहब ने सबसे बाद में प्रोटॉन का खोज किया था। नहीं, इतना हम लोग पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सो देखिए। सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम लोग परमाणु का मॉडल। परमाणु का मॉडल यानी टॉमसन मॉडल। जे टॉमसन थे ना, उन्होंने परमाणु का मॉडल दिया। देखिए, उनके हिसाब से क्या था, उन्होंने कहा कि अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ और प्रोटॉन कहाँ, ये बात पूछा गया जब उनसे, तो कहा, उन्होंने बताया, कौन, जे टॉमसन साहब ने कहा कि आप तरबूज कभी देखे हैं कोई लोग? तो कहा हाँ देखे भाई। कैसा होता भाई? तो उन्होंने कहा कि देखो इस तरह की तरबूज होती है, ये बॉडी होती है उसकी, क्या इस तरह से आधा काट दिया जाए तो इस तरह का होगा? नहीं होगा जी। इसके अंदर में क्या रहता है, ये लाल लाल रहता है, नहीं रहता है ऐसे, ऐसे तरबूज रहती है, बहुत अच्छी, बस ऐसे, क्लियर। तो उन्होंने कहा कि आप जो देख रहे हैं ना, ये क्या है,
ये सब जो रेड वाली है ये इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने कहा, कौन? जे टॉमसन साहब ने। उन्होंने क्या कहा? ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके भीतर में जैसे बीज धंसा रहता है वैसे ही प्रोटॉन है। ये क्या है? प्रोटॉन है। यानी उन्होंने कहा तरबूज की संरचना के आधार में परमाणु है, उनमें लाल वाली क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और ये काली काली वाली बीज जो है वो क्या है? प्रोटॉन है। इस तरह से धसी रहती है। किसी को दिक्कत? ये बात किसने बताया सबसे पहले? जे टॉमसन। इसको कहते हैं जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। किसी को दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे, ए भाई जे टॉमसन साहब या सीधे टॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में बताएंगे आप? बोले हाँ बिल्कुल, कहीं नहीं। उन्होंने कहा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन तरबूज में जैसे लाल जो होती है ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन रहती है, और ओकरे अंदर में जो धसा हुआ बीज काली काली होती है वो क्या है? प्रोटॉन है। ठीक वैसी संरचना देख लो, तरबूज को देख लो, समझ जाओ परमाणु ऐसा है। अच्छी बात है, ये बातें हुई थी। लेकिन क्या होता है ना कि जितने हमारे चाहने वाले होते हैं उतने हमारे दुश्मन भी होते हैं, क्या है कि नहीं? दुनिया में कुछ लोग हमें बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे, हम उनके लिए सबसे ज्यादा प्रिय हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे दुश्मन होंगे। क्या उसको कितनों आप प्रेम दीजिएगा ना, उनकी जो आदतें होगी वो आपका जो शिकायत है, निंदा है ना, वो करेंगे ही, क्या है कि नहीं? तो हमारे ही नहीं, सब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो जे टॉमसन साहब का विरोध कर रहे थे कोई और। कौन कर रहे भाई? रदरफोर्ड साहब। क्या कहे? टॉमसन साहब आपका ये तरीका ना बिल्कुल गलत है, हम इस चीज को नहीं मानते हैं, इसको हम नहीं मानते हैं। कौन कहे बात? रदरफोर्ड साहब। और उन्होंने कहा कि परमाणु का मॉडल इस तरह का नहीं है। कैसा है समझिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा रदरफोर्ड साहब की जीवनी पढ़ लेते हैं, फिर उनके बारे में बढ़ेंगे। उनका जन्म 30 अगस्त 1871 न्यूजीलैंड में हुआ था। कहां हुआ था? परमाणु के नाभिक का जब उन्होंने खोज किया, यही केंद्रक का खोज किया, तो उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। और इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था रेडियो एक्टिविटी, से 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। माने नोबेल पुरस्कार जो होता है वो इनके किताब के लिए 1908 ईस्वी में मिली थी। प्रसिद्धि इनको मिली कब से? जब इन्होंने न्यूक्लियस का खोज कर दिया, केंद्रक का खोज कर दिया, तब से। अब उन्होंने कैसे खोज किया था सो थोड़ा सा देखिए। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, यानी उनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एक प्रयोग किए। प्रयोग के अंतर्गत रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा तीव्र गति से निकले अल्फा कणों को जब सोने के पत्थर से प्रहार कराया, सोने के पत्थर से प्रहार कराया, क्योंकि जो रेडियम है ना, जो अल्फा कण है, उसमें ना बहुत ज्यादा द्रव्यमान होती है, उसकी वेग बहुत ज्यादा होती है। तो जब सोने के पत्थर पर प्रहार करके उन्होंने देखा तो उन्होंने एक चीज निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? तो ये बात हमको नहीं बता रहे थे, ये टॉमसन साहब को बता रहे थे कि आपने जो परमाणु मॉडल दिया ना वो गलत है। तो कैसे गलत है भैया रे? तो देखो सीधा कहा। उन्होंने कहा कि देखिए ये सोना का पत्ता है, हाँ बिल्कुल सही। अब उन्होंने क्या किया, सामने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा कण से इस पर प्रहार किया ऐसे। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ऐसे। तो उन्होंने कहा कि हमने यहां जब प्रहार किया तो हमने क्या पाया, सोच समझते हैं कि जब यहां से किनारे से गया तो बिल्कुल ऐसे सीधा निकल गया, किनारे किनारे वाला बिल्कुल सीधा निकल गया। लेकिन जैसे जैसे केंद्र की ओर जाने लगा ये लौटने लगी, केंद्र की ओर जाने लगी तो लौटने लगी। लेकिन जब बिल्कुल केंद्र की ओर गया तो बिल्कुल, सॉरी ये लौटा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा विचलन हुआ, सॉरी गलती हो गया, ये थोड़ा सा ज्यादा विचलन हुआ और केंद्र में गया तो बिल्कुल ही लौट गया। समझ रहे हैं? देखिए ये किनारे किनारे वाला सीधे गया, लेकिन जैसे जैसे केंद्र की तरफ जाने लगा तो विचलन क्या हो गया, उसका बढ़ गया, और केंद्र की तरफ गया तो लौट गया। तब उन्होंने कहा कि आप इससे क्या समझे? इससे ये समझ में आया कि किनारे किनारे कुछ खाली जगह है जिसके कारण वो क्या हो जाती है, आसानी से निकल जाती है। और जैसे जैसे केंद्र की ओर जाते हैं कण की मोटाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसके कारण वह नहीं पार करता है तो विचलन होता है। और जब केंद्र में जाते हैं तो बिल्कुल भारी कण है जिसको अल्फा कण पार नहीं कर पाया, रिटर्न हो गया। नहीं, ये बात कौन बताया सबसे पहले? रदरफोर्ड साहब।
क्या है कि नहीं। तो ये जब बात हुई तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि केंद्र में कोई भारी कण है और किनारे किनारे कोनो हल्का कण है। तो भारी कण कौन भाई, तो हम लोग कल पढ़े थे हाइड्रोजन परमाणु के बराबर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन उससे काफी हल्का होता है। तो उन्होंने कहा कि केंद्र में एक भारी कण है, उसका नाम है प्रोटॉन, और किनारे किनारे घूम रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। कौन घूम रहा भाई, इलेक्ट्रॉन। ये बात किसने बताया, रदरफोर्ड साहब। परमाणु मॉडल में जे टॉमसन ने कहा कि तरबूज के समान है, लाल वाली है इलेक्ट्रॉन और काली वाली है प्रोटॉन, जैसे धसा रहता है वैसे। तो रदरफोर्ड साहब ने इनका विरोध किया, कहा ऐसी बातें नहीं है सर। बात कैसा है, तो जब हम सोने के पत्ती पर जब अल्फा कण से हमने प्रहार किया तो हमने क्या पाया कि किनारे किनारे से अल्फा कण बाहर निकल गई। जैसे अल्फा कण क्या हो गई, बाहर निकल गई। लेकिन जैसे हमने क्या किया, उसके केंद्र की ओर गया तो हमने देखा कि वहां से अल्फा कण रिटर्न हुई। इसका मतलब केंद्र में कोई भारी कण है। तब भारी कण कौन है भाई, तब प्रोटॉन है, और किनारे किनारे घूम रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। ये बात रदरफोर्ड साहब ने कहा। लेकिन एक चीज और उन्होंने बताया कि केंद्र में तो प्रोटॉन स्थित है ही, इलेक्ट्रॉन उसके चारों अनवरत रूप से चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, ऐसे चलती रहती चलती रहती चलती रहती। ये बात बताया किसने, रदरफोर्ड साहब। ठीक है, उस समय तो उनकी बातें सही लगी लोगों को कि ऐसा हो सकता है भाई। लेकिन आने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि देखिए सर ये गलत है भाई। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई लगातार काम करेगा तो धीरे धीरे थकेगा, ऊर्जा उसकी खत्म होगी। अब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन लगातार अगर चक्कर लगाती रहे तो उसकी भी ऊर्जा खत्म होगी। धीरे 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 वो केंद्र में क्या हो जाएगी, कूद जाएगी, तो उसकी संरचना क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो आने वाले वैज्ञानिकों ने बाद में, जो भी नहीं पढ़ेंगे लेकिन फिर बता दो आपको, आने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नील्स बोर। क्या नाम था, नील्स बोर। उन्होंने कहा कि बात सही है कि केंद्र में प्रोटॉन है, ये बात सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये भी सही है, लेकिन अनवरत रूप से चक्कर नहीं लगाता है, उसकी एक अपनी सीमा है, उसके हिसाब से चक्कर लगाती है। और पी यहाँ है, सीमा में पहली सीमा ऐसे है, दूसरी सीमा ऐसे है, तीसरी सीमा ऐसे, कक्षा में लगाती है, वो कक्षा में लगाती है ऐसे। ठीक है, वो अनवरत रूप से ऐसे नहीं चलती है, एक अपनी उसकी कक्षा है, उस कक्षा में ही चलती रहती है। ठीक है ना, तब अब उसको गिरने का सवाल ही नहीं उठता है। आपको घर दे दिया गया है कि इसी घर में नाचना है, तो नाचिए चाहे बैठल रहिए, आप उसी में रहेंगे नहीं। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि अनवरत रूप से चक्कर नहीं लगाती है, वो एक अपनी कक्षा में, और उस कक्षा का नाम रखा था उन्होंने KLMN, इस तरह से उन्होंने नाम रखा था। ठीक है, उन्होंने कक्षा का क्या नाम रखा, KLMN। ठीक है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके लिए सूत्र भी उसने दिया था 2n², जहां पर n क्या है, कक्षा है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा 2, दूसरी में ज्यादा ज्यादा कितनी, 8। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल समझिए नील्स बोर ने ऐसा कहा था। ठीक है, तो हम लोग 3 चीज पढ़ा परमाणु मॉडल के बारे में। पहला पढ़ा जे टॉमसन का, फिर पढ़ा हमने रदरफोर्ड साहब का, फिर पढ़ा हमने नील्स बोर का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन दोस्त पढ़ लिए, अब न्यूटन का आविष्कार के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तब हमारा काम फिनिश हो जाएगी। चलिए बाजी, तो हम लोग 2 बातें पढ़ लिया कि मॉडल के बारे में नहीं पढ़ा। अब चलते हैं थोड़ा सा न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए हाइड्रोजन में तो 1 प्रोटॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, किसी में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, चलिए वो तो आगे फिर पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए हीलियम में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो उसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के दुगना होना चाहिए। द्रव्यमान कितना होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान जो है ना उसका कितना द्रव्यमान है, उसका 4 गुना है। उसका द्रव्यमान कितना है, 4 गुना है, यानी होना चाहिए कितना, दुगना, लेकिन द्रव्यमान कितना हो गया भाई, 4 गुना। अब वैज्ञानिकों का दिमाग खनक गया भाई कि ये मामला कहां से फंस गया फिर, कि अगर हाइड्रोजन में 1 है तो द्रव्यमान उसका जितना हो, हीलियम में 2 है तो 2 दूनी 4 होनी चाहिए। तो फिर द्रव्यमान का है इसका 4 गुना हो रहा, 8 का हो रहा भाई।
इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, नहीं दाल में कुछ काला है भाई। हाँ, तब इस बात को लेकर के सुनिए, इस बात को लेकर के आगे लोग बढ़े, सुनिएगा। सन 1932 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर जेम्स चैडविक, यानी चैडविक साहब। बेरिलियम धातु पर जब अल्फा कण से आघात किया तो उदासीन कणों का पता लगाया और इन कणों को विद्युत क्षेत्र में जब ले गया तो वो सीधे निकल गई और उस पर का नाम रख दिया न्यूट्रॉन। नहीं समझ बात को? क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चैडविक साहब। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम धातु लिया। अब बेरिलियम धातु पर अल्फा कण का प्रहार देखिए, जो हमारे पहले थे कौन, रदरफोर्ड साहब, सोने की पत्ती पर अल्फा कण से प्रहार किया था, नहीं नाभिक का पता चला। इन्होंने बेरिलियम धातु लिया और ऊपर अल्फा कण से प्रहार किया, है ना, तो वहां से किरण निकली, ठीक है, निकली, वो जा रही थी सीधे, कहेगा में कुछ गड़बड़ है, किरण है कि ना है, चेक करते हैं तनिक सा, है कि नहीं। तो में एगो हल्का पाद चक्र रख दिए तो घूमने लगी। क्या करने लगे, घूमने लगे। अब इससे पता चला, उन्होंने कहा कि अगर ये किरण होती तब तक नहीं घूमती, कि रोशनी से थोड़ी घूमेगी, ये किरण के अंदर में कोनो कण है और कण एकरा धक्का दे रही है, तब नाच रही है। नहीं, ये बात कौन कहे, चैडविक साहब, यानी इस किरण के अंदर में कण है जिसके कारण उसको क्या कर रही है, नचा रही है। पहले तो इलेक्ट्रॉन पढ़ लिए थे, प्रोटॉन पढ़ लिए थे, एकरा का नाम दे रे, तो इसको ले गए कहां, विद्युत क्षेत्र में। इधर लगा दिए धन प्लेट, इधर लगा दिए ऋण प्लेट, इधर लगा दिए इसको, है ना, तो ये ना उधर गया ना इधर गया, सीधे निकल गया। देखिए हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन जब गया था, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन जब गया था तो वह धन की तरफ मुड़ गया था, जब प्रोटॉन कण गया था तो इधर मुड़ गया था ऋण की तरफ। लेकिन यह ना ऋण की तरफ जाती है ना धन की तरफ, सीधे निकलती है। तो उन्होंने कहा, ध्यान दे, छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इस पर कोई आवेश होता तो ऋण की तरफ मुड़ती या धन की तरफ मुड़ती, और नहीं मुड़ना इसका मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है, अर्थात न इलेक्ट्रॉन के समान है न प्रोटॉन के समान है, ये एक वो अलगे कण है। तो एक नाम रख दिए कि एक का नाम रखबहू, दूगो तो धिया पुता भेले रहे सुमितवा के, कौन कौन था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो एक वारो फिछलका हो जाए न्यूट्रॉन, क्या है कि नहीं। सुमित नहीं आया है क्या, नहीं आया है ऑपरेशन में गया है वो चलिए आए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि उसको कितने हो गए, अब 3, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसको नहीं हो गए, यानी कोई परमाणु के अंदर में जो 3 मौलिक कण है, कौन कौन। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे टॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश, ऋण आवेश, प्रोटॉन पर कौन, धन आवेश, और न्यूट्रॉन पर कौन, कोई आवेश नहीं, ठीक है। चलिए इतना तो समझ गए। तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है भाई, तब कोई भी परमाणु के अंदर में एगो कण होगा P और एगो कण होगा N, यानी न्यूट्रॉन होगा, जिसके कारण ही भारी ज्यादा है। प्रोटॉन तो है ही है, साथ साथ में और कण होगा, कौन, न्यूट्रॉन, जिसके कारण इसका भारी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाएगी, चारों तरफ है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगी और केंद्र में कौन कौन रहेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ गई बातें। अब चलिए आगे, अब थोड़ा सा न्यूट्रॉन के गुण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कुछ गुण होते हैं, उसी तरह से न्यूट्रॉन के भी कुछ ना अपना अपना गुण है। क्या गुण है समझिएगा। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी ये उदासीन कण को बने होते हैं, उस पर कोई आवेश नहीं होता। वजन होता है लेकिन उस पर आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर, अर्थात यह परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं। और इसका द्रव्यमान याद रखेंगे 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। अगर एमयू में निकालेंगे तो 1.008 यूनिट, ठीक है ना। तो आप क्या पढ़ रहे थे हमें अभी तक, न्यूट्रॉन के खोज के बारे में और परमाणु मॉडल, 2 बातें हमने आपको समझाया। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।